हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। नाज़रीन, हमारे मुल्क को जब से वजूद में आया ये मुल्क, उसके साथ ही मुआशी कमज़ोरियों, लिसानियत, सूबाइयत, इंतहा पसंदी, फ़िरका वारियत, सियासी अदम इस्तेहकाम हो या फिर बैड गवर्नेंस, इस तरह के मसाइल का सामना है। और ये मसाइल आज भी बहुत हद तक मौजूद हैं, जिनके ऊपर हमारे टीवी टॉक शोज़ में आप देखते रहते हैं, उजागर भी किया जाता है। अब इन्हें एड्रेस करना और इनका हकीकी हल तलाश करना हुक्मरानों का अवलीन फरीज़ा होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि हमारे हुक्मरानों का रुझान ऐसे मसाइल पर से तवज्जो देने के बजाय इस मोरल पुलिसिंग यानी अखलाकियात पर दर्स देने की तरफ रहा है। इसका एक माजी रहा है, हम ये देखते आए हैं। अब मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर हम बात करें, वो इस मामले में अपनी मिसाल आप हैं। उनकी कोई तकरीर हो, कोई इंटरव्यू हो, वो माशरे को सुधारने के लिए अपने जो तज्ज़िये होते हैं वो ज़रूर पेश करते हैं, अपना तजुर्बा भी बताते हैं और साथ साथ मशवरे भी देते हैं। अब जब इस पर सवालात उठते हैं उनकी बात के बाद, जो भी पॉइंट उनकी तरफ से रेज़ किया जाता है, तो फिर कहा जाता है कि या तो रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो रही या फिर सियाक़ो सबाक़ से उनके अल्फाज को हट कर पेश किया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने कुछ अरसे कबल आपको याद होगा जिनसी जराइम को लिबास से जोड़ दिया। अब रिसेंटली उन्होंने बात की, उन्होंने तलाक़ों की शरह में इजाफे को मगरबी तहज़ीब के असरात के साथ जोड़ दिया। अब ऐसे वक्त में जब दुनिया काफ़ी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं, हर तहज़ीब के हवाले से इंफॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन में लोगों के पास होती है। ऐसे में वज़ीर आज़म ये बात करते हैं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की वजह से माशरे में ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, जो कंटेंट पूरी दुनिया से हमारे नौजवानों के पास आ रहा है उसकी वजह से हो रही हैं। तो क्या इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या ये असल हकीकी मसाइल हैं या फिर वो मसाइल के गुर्बत, बेरोज़गारी, जिनकी वजह से ड्रग एब्यूज़ हो, जिसका वज़ीर आज़म बारहा जिक्र करते हैं, वो बढ़ रहा है। इस बात करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म की तरफ से समाजी मामलात पर इस तरह कैजुअली, गैर रस्मी तौर पर बात करना दुरुस्त है, और इसका अवाम यानी जो लोग हैं उनके नफ्सियात के ऊपर किस हद तक और माशरे के ऊपर ओवरऑल क्या असर पड़ता है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमने बड़ी अहम शख्सियात को, बड़ी रेलेवेंट शख्सियात को प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मारूफ ऑथर, हिस्टोरियन, कल्चर और ये समाजी मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले नदीम फारूक पराचा साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आगाज़ में आपसे कर लेती हूँ। हम यकीनन इन दीगर चीज़ों की तरफ तो आएंगे ही, लेकिन एक रीसेंट बात है, यकसा निसाब तालीम के हवाले से बड़ी बहस हुई टॉक शोज़ में, हर प्रोज़ एंड कॉन्स के ऊपर बातचीत की गई। अब वज़ीर आज़म ने रिसेंटली भी बात की है कमीशन बनाने की कि उलमा देखेंगे कि बच्चों को किस तरीके से मज़हब के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हम ये देखते आ रहे हैं कि जब से बच्चा छोटा होता है उसकी घर से ही तरबियत स्टार्ट हो जाती है, मजहबी लिहाज से भी। फिर वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक तरबियत मज़हब के लिहाज से तो देखी जाती है। तो क्या कमी कोताही रह गई है जिसको वज़ीर आज़म साहब समझते हैं कि एड्रेस करना चाहिए, और आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई बहुत ही अहम मौज़ूआत पे आपने आज का प्रोग्राम मुनक़्क़द कराया है। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक़ है, तो वज़ीर आज़म साहब ने बहुत पहले इन तरजीहात का तयन तो किया था। मसलन उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये कहा था कि तालीम के मैदान में अमीर और गरीब के दरमियान एक तफावत है। तो यकसा निसाब तालीम में जो इस बात की जो कोशिशें हुई, उन कोशिशों में ये हमने देखा कि आपने ये कहा कि कुछ जो अमीर तालिब इल्मों के लिए या अमीर ख़ानदानों के लिए जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहाँ का निसाब मुख्तलिफ है, वहाँ का निसाब हमारी जो मुआशरती हकीकतें हैं उनके साथ हम आहंग नहीं। हमारे जो स्कूल कॉलेजेस का निसाब है उसके अंदर भी कुछ मसाइल हैं। मसलन उसमें हैट के हवाले से कुछ मवाद यकीनन था, उसमें ऐसा मवाद ज़रूर था कि जिसमें दीगर मज़ाहिब के हवाले से अच्छे अल्फाज का इंतखाब नहीं किया गया था, या ज़िम्नन यानी बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिलवास्ता तौर पे दीगर मज़ाहिब के मानने वाले जो थे उनके लिए एक नफ़रत या उनसे एक गुरेज़ की कैफियत पैदा होने का सामान था। चुनांचे अब जो निसाब तैयार हुआ है, और वो निसाब जो है ये पहली जुमात से लेके 5वीं तक तो बाकायदा नेशनल बुक फाउंडेशन के ज़रिए छप गया है, और पंजाब की हुकूमत ने उसको अडॉप्ट भी कर लिया है। तो उसमें कोशिश ये की गई है कि निसाब में रवादारी हो,
निसाब में नफ़रत अंगेज़ मवाद ना हो, निसाब में ये भी है कि जो गैर मुस्लिम अक़लियत हैं उन पे इस्लामियात लाजमी करार ना दिया जाए, बल्कि उनके लिए अपना मवाद मौजूद हो। तो ये हवाले तो यकीनन बेहतर हैं, लेकिन अब देखा जाएगा कि जब इसका निफाज हो और निफाज के बाद फिर अमलन इसके नताइज आगे भी कमीशन के जरिए जिस तरीके से मामला देखने की बात की जा रही है, इस पे मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगी। हमारे यहाँ हम देखते आते हैं और ये कोई हकीकत है, किसी से ढकी छुपी नहीं, उलमा के आपस में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात सामने आते हैं, इस सब को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जब बच्चे के लिए उसने मज़हब के हिसाब से क्या पढ़ना है, आप उसको क्या पढ़ाना है, तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को इसमें। देखें, जो निसाब है वो पाकिस्तान के अंदर जो डाइवर्सिटी है, जो तनव्वुअ है मसालिक के हवाले से, तो निसाब में यकीनन कोशिश ये होनी चाहिए और ये कोशिश की गई है कि किसी मकतब फ़िक्र की या किसी एक मसलक की नुमाइंदगी ना हो। चुनांचे उन मौज़ूआत को तो नहीं छेड़ा गया है। कोशिश ये की गई है कि मौज़ूआत वो हों कि जिनके अंदर तमाम मकातब फ़िक्र का या तमाम मसालिक का इत्तिफाक हो। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और जुज़वी जो तफसीलात हैं उसमें निसाब में कोशिश ये की गई है कि जुज़वी तफसीलात पे ना जाया जाए। ठीक है जी। नदीम पराचा साहब की तरफ जाते हैं। नदीम, मैं बुनियादी सवाल मेरा आपसे पहले तो ये होगा कि ये जो मोरल पुलिसिंग है, जो हमारा ये आज इस पे बहस करने का मकसद भी है, ये एक बड़ी एक मामला इस तरह का है जो यकीनन बहस तलब है। क्या पहनना है, किससे इंस्पायर या नौजवानों ने मुतासिर होना है, इसके अलावा तलाक़ें क्यों हो रही हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सियासतदान हों या फिर लीडर्स हों या किसी भी तरीके से, क्या आप समझते हैं कि रियासत को इस बारे में बात करने की ज़रूरत है, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब के जो बयानात हैं इनको देखते हुए? देखिए, यही सवाल है, आपने अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया कि किस हद तक रियासत किसी को कह सकती है, शख्स को, कि आप ये करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर मुसलमान होंगे, या आप ये करेंगे तो आप इमोरल हैं या मॉरल हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस हद तक रियासत कर सकती है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं, वो समझेंगे आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले। बिकॉज देखें, जो रियासत चलाते हैं, जो हुकूमत चलाते हैं, वो भी तो मतलब बिल्कुल ही मॉरली प्योर तो नहीं होते ना। मॉरली प्योर तो कोई भी नहीं है मतलब इस दुनिया में। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट, ये फर्स्ट चीज़ें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट घर से शुरू होती हैं। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा इसमें हाथ होता है। पेरेंट्स जो होते हैं उनका सबसे बड़ा ज़्यादा हक होता है हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रन। ठीक है, व्हाट इज़ मॉरल, व्हाट इज़ इमोरल। देखें, और फिर आपके स्कूल आते हैं, जब मदारिस वगैरह आते हैं, तो और फिर जब शख्स जो होता है, इंसान जो होता है, फिर वो जो बड़ा हो जाता है, लाइफ में, ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके मुताबिक वो खुद ही डेवलप कर जाता है अच्छाई बुराई क्या है, और एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। मेरे ख्याल में जब रियासत हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि रियासत को पता है कि जब वो कुछ उनके पास कुछ ज़्यादा, या हुकूमत स्पेशली जब उनके पास ज़्यादा कुछ रह नहीं चाहता किसी का जवाब देना, जैसे आपने कहा इकोनॉमिक इशूज़ हैं, दूसरे सिक्योरिटी इशूज़ हैं, उसके जब जवाबात कन्विंसिंग नहीं देने आते तो फिर वो ये चीज़ पकड़ लाते हैं कि ये हराम है या ये हलाल है। वो भाई देखिए, ये रियासत मॉरल स्टेट जो आइडिया है ना, मॉरल स्टेट का, देखें, स्टेट बड़ा रैशनल चीज़ होती है। अगर आप रियासत का स्ट्रक्चर देखें या रियासत का बैकग्राउंड देखें, रियासत इज अ वेरी रैशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो जब इन इमोशनल चीज़ों में पड़ जाता है, मॉरल चीज़ों में, जा कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट या सब्जेक्टिव चीज़ों में पड़ जाता है, फिर मसले खड़े हो जाते हैं। काफ़ी लोग खड़े वो कह सकते हैं कि यार आप कौन होते हैं। अब देखें ना, वज़ीर आज़म साहब ने जैसी तलाक की बात की, अब मैं तो नहीं कह रहा फौरन उनके खिलाफ आ गए, यार ये आप किस तरह कह सकते हैं। ठीक है, किसी ने लिखा आपका उन्होंने खुद भी कह दिया था। हाँ ठीक है ना, बिकॉज वो आप कॉन्शियस हो गए हैं ना। तो मुझे आप बताएं, वो ये कह सकते हैं मुझे एक्सपीरियंस है, उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। मैं तो कह रहा हूँ काश उनको इकोनॉमी का भी इतना एक्सपीरियंस हो जाता, या सिक्योरिटी सिचुएशंस का भी इतना एक्सपीरियंस हो जाता, या सियासत का भी इतना एक्सपीरियंस हो जाता, तो वो शायद ये जो चीज़ें जो रियली मैटर करती हैं उसमें भी इसी तरह हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते थे। लेकिन हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं। देखें, ज़ियाउल के ज़माने में देखें, वो ये उस ज़माने से ट्रेंड चला आ रहा है। वो हर तकरीर में वो कह देते थे, चले उनका तो मेन प्लान था, वो तो आई उसके नाम पे थे कि मैं निज़ाम मुस्तफ़ा ले आऊँगा। ठीक है,
और कोई निज़ाम कुछ नहीं आना, सबको पता है वो क्या आता है। अब उसके बाद हमारे पास एक लाइन चली आ रही है पॉलिटिशियंस की, प्राइम मिनिस्टर्स हों, मिनिस्टर्स हों, उन्होंने इसका सहारा ले लिया। ये क्रच बन गया उनके लिए, ये उनके लिए टूल बन गया। जी बिल्कुल। मैं मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो एक तो मैं चाहूंगी कि कल्चर की क्या डेफिनेशन है, इस पे हम बहुत बात करते हैं, हमारा ये कल्चर नहीं है, एक तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, और फिर दूसरा कि माशरती मसाइल तो हमारे यहाँ मौजूद हैं समाज के अंदर, तो उनको फिर उजागर किया जाए तो किस अप्रोप्रिएट तरीका क्या है, किस लेवल के ऊपर उसको उजागर किया जाए। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है कि क्या हुक्मरानों को मोरल पुलिसिंग या फिर अखलाकियात के ऊपर दर्स देना चाहिए, और इसी से रिलेटेड मुख्तलिफ मौज़ूआत को हम आज प्रोग्राम में ज़ेर बहस ला रहे हैं। किबला याद साहब और नदीम फारूक पराचा साहब हमारे साथ हैं। किबला याद साहब, अब ये एक जो मसाइल हैं हमारे माशरे के अंदर, वो उनके कुछ हकीकी वजूहात भी उसके साथ मौजूद है अगर उनको कनेक्ट किया जाए तो, जैसा कि नौजवानों का ड्रग्स की तरफ राग़िब होना, उसमें उनको नौकरियां ना मिलना एक वन ऑफ द रीजंस है। तो उसको एड्रेस करने के बजाय अगर हम हुक्मरान के लेवल से आकर इस तरह से बात की जाए कि ये किया जाए और ये ना किया जाए, ये लिबास पहना जाए, वेस्ट को ना देखा जाए और सारा कुछ मलबा वेस्ट के ऊपर या दूसरे कल्चर्स के ऊपर डाल दिया जाए, कौन रेलेवेंट लोग होने चाहिए जो इन चीज़ों के ऊपर बात करें? इसका दुरुस्त तरीकाकार आपकी नज़र में क्या होना चाहिए एड्रेस करने? बहुत अहम सवाल आपने उठाया। यकीनन जो हमारे सियासी कायदीन हैं, अब उनकी ज़िम्मेदारी तो ये है कि कौम की क़ियादत करें, और अगर कुछ मुआशरती मसाइल हैं तो उस बारे में कौम की रहनुमाई करें। लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो लोग हिज़्ब इक़्तिदार में हैं, कि जिनके पास हुकूमत है, वो पॉलिसी भी बना के दें। अब मसलन इस वक्त आपने इशारा किया कि नौजवानों के अंदर अगर ड्रग्स की तरफ जाना है, मसलन आइस है, सिगरेट नोशी है, वेलो आजकल बहुत आम हो गया है। अब ये सारी बातें ऐसी हैं कि इसके लिए हुकूमत की एक पॉलिसी होनी चाहिए। अब ड्रग्स से कैसे नौजवानों को रोका जाए, यकीनन उसके लिए एक लाहे अमल होना चाहिए। अब जो इस वक्त हमने नौजवानों को इस कदर आला तालीम की तरफ हम ला रहे हैं और एक बेरोज़गारों की एक फ़ौज बन रही है, तो यकीनन उसका नतीजा तो यही होगा। तो अब हमें पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि हमारे जो नौजवान हैं वो इस कदर ग्रेजुएट्स बन जाए। लेकिन किबला साहब, जब प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं कथा कलामी की माजरत, जो प्राइम मिनिस्टर साहब आकर इन हकीकतों को जानते हुए कि नौकरियां नहीं है, डिप्रेशन है, ये रीजंस है, और पूरी दुनिया में इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च हुई है कि ड्रग्स की तरफ कोई क्यों राग़िब होता है, क्राइम की तरफ क्यों जाता है, या जो हमारे यहाँ जिनसी जराइम पेश आते हैं उसके ऊपर भी पूरी रिसर्च की जाती है दुनिया के अंदर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब आकर उसको लिबास के साथ जोड़ दें, या यहाँ पर इन दिस केस वेस्ट को फॉलो करने के साथ जोड़ दें, तो ये ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है आपकी नज़र में? ये जो अभी अखबारी रिपोर्ट्स हैं, बिलखुसूस जो 29 सितंबर की जो तकरीर है वज़ीर आज़म हाउस में सीरत कॉन्फ्रेंस में, ये मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था, तो पूरे एक तसलसल के साथ उनकी ये तकरीर मैंने सुनी, जिसमें उन्होंने ख़ुद अपने वाक़यात बताए कि किस तरह उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल थे, किस तरह उनकी तश्कील हुई शख्सियत की, और किस तरह वो अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात जो हैं उनसे कौम को और नौजवानों को आगाह करें। तो उसमें तो उन्होंने यही कहा था कि ग्लैमर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और ग्लैमर के अंदर जो है वो हमारा ख्याल ये होता है कि कामयाबी इसी में है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कामयाबी इस उसूल में है कि जिन माशरों के अंदर इंसाफ हो, जिन माशरों के अंदर अखलाकी आला मेयारात हों, जिन माशरों के अंदर एहतिसाब हो, करप्शन ना हो, तो इस तरीके से अपनी ज़ाती ज़िंदगी शेयर किए, तजुर्बे शेयर किए। लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ अब स्टेट को पॉलिसी की तरफ भी जाना चाहिए। नदीम, जो किबला साहब जिक्र कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो पॉप स्टार्स को वहाँ पर उन्होंने देखा उस ज़माने में, तो वो नशे ने उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर ली। अब ये जनरलाइजेशन नहीं है, हमने ज़रा कोशिश की है जानने की कि किन किन पॉप स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त जानते थे। एक तो मिक जैगर थे, तो अब ये एक जनरलाइज नहीं वो कर रहे। वेस्ट में बहुत सारे पॉप स्टार्स हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल ठीक भी होंगी, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं, तो वो इस चीज़ का क्या असर हो सकता है जब अगर ये बातें रिपीटेडली की जाएंगी बार बार? अब तो माशाल्लाह से उनकी उम्र भी 80 साल से ऊपर होने के आई है और वो मल्टी मिलियनर हैं, तो जिंदगियां उनकी नहीं तबाह हुई। दूसरी बात देखें, इमरान साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस तरह का उनका पास था, हर पाकिस्तानी नौजवान को वो पास नहीं मिल सकता। इमरान खान साहब एक अच्छी खासी अपर मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, फौरन वो ऑक्सफोर्ड चले गए थे, इंग्लैंड में आते ज़्यादा उनका टाइम गुजरा, उन्होंने जो किया ठीक है,
अब हर पाकिस्तानी तो ये नहीं कर सकता ना। और खैर एक पॉइंट पे उन्होंने ये कह दिया कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं रोक सकते आजकल के ज़माने में, जिस तरह की कनेक्शन है, और पहले भी होता था। मैं तो कहता हूँ ये चीज़ें आप रोक के कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़े मुल्कों में, सोसाइटीज़ में कोशिश की गई। ये बहुत ही आसान आंसर होता है कि ये वेस्ट का है या बॉलीवुड का है, उसकी वजह से हो रहा है। एज यू सेड, इसके बड़े कॉम्प्लेक्स रीजंस होते हैं कि लोग नशा क्यों करते हैं, लोग क्राइम क्यों कमिट करते हैं, लोग सेक्सुअल क्राइम्स क्यों कमिट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, इसके कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर्स नहीं है। खान साहब आके वो ब्लैक एंड वाइट आंसर्स दे देते हैं, फिर अपना वो तजर्बा लगा देते हैं। ओ भाई, आप जैसा तजर्बा मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को कभी नहीं मिलता। ना वो कभी इंग्लैंड जाएंगे, ना वो कभी हाई सोसाइटी में घूमे फिरेंगे, ठीक है ना। मतलब वो समझते हैं कि बस वो उनका, देखिए इमरान साहब जैसे एक्सपीरियंसेस लाखों लोगों के हैं, हर नौजवान के नहीं, तो बहुत सारे और लोगों के हैं, ठीक है। वो तो पूरी दुनिया में नहीं करते फिरते कि नहीं अब मुझे सब पता चल गया है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तुम ये करोगे या नहीं करोगे। देखिए ये बहुत नाइव तरीका है। और इमरान खान इस पॉइंट पे जब वो मोरालिटी की बात करते हैं, हो सकता है वो समझते हो कि उनसे मतलब वो ज्यादा अक्लमंद हैं, बाकी कम अक्लमंद लोग हैं, तो मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज करूं और अपनी और उनके जो लिसनर्स हैं वो एक इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट उनको कहते हैं ऑ स्ट्रक इफेक्ट, कि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उन लिसनर्स की, जो बड़े करिस्मेटिक लीडर को देखते हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। बहरहाल तो मसला ये कहने का, देखिए पहले भी मैंने कहा था, इसमें गवर्नमेंट एक हद तक रोल प्ले कर सकती है और हाँ बिल्कुल एग्री करता हूँ पॉलिसीज होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं, क्या क्या नहीं पॉलिसीज पाकिस्तान में अप्लाई हो, स्पेशली लेट 1970s उठा के देखते हैं। हर किस्म की पॉलिसी आपने की, हर किस्म की पनिशमेंट आपने लगाई, हर किस्म के आपने लोगों को कोड़े मारे, जेल पे फेंका, आपने फांसियां लगा दी, ठीक है, ये नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मतलब क्या फायदा हुआ उसका, मुझे बताएं। अब हम कह रहे हैं हम अब कौन सी ऐसी पॉलिसी ले आएंगे? या तो फिर आप वेस्ट में देखें, वेस्ट में आप जैसे नेदरलैंड्स आप देख लें, हॉलैंड देख लें आप। उन्होंने कहा देखें जी, बड़े मसला जो है ना वो हेरोइन का था। ये पुरानी बात कर रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने देखा, और ये छोटे मोटे नशे, इनसे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, तो इसको जरा इनडायरेक्टली छूट दे दी जाए। अगर आप अभी भी देखें, ये जो लीगलाइजेशन हो रही है मारिजुआना की, कैनबिस की, ठीक है, जिनको कहते हैं लाइट हेलुसिनोजेंस, ठीक है, उससे ये होता है कि मतलब फिर शायद वो समझते हैं कि फिर भी उससे हम ज्यादा एफर्ट डाल सकेंगे ज्यादा खतरनाक नशों पे, चाहे हीरोइन हो गई, जैसे सामने भी सही कहा, आइस हुई, ठीक है। पर मेरा ये कहना है कि हम इसमें पता नहीं क्यों हर चीज में, मतलब इकोनॉमिक इश्यू हो या कोई मैंने कहा सिक्योरिटी इश्यू हो, सोशल इश्यू हो, उसका हर चीज का जवाब जब कुछ सही नहीं मिलता, ना समझ आती, जवाब ये होता है फौरन जी क्लैंप डाउन कर दो, ये तो इसकी वजह से हो रहा है कि ये रात को फलां बॉलीवुड फिल्म देखता है, या वो वेस्टर्नाइज हो गई है, या वो जीन्स पहनती है, या वो हिजाब नहीं पहनती। इससे नहीं सॉल्यूशंस मिलते, इससे कोई सॉल्यूशन ये नहीं है। वही रुझान, आपकी इस बात के साथ मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, और वही रुझान जब सवाल उठाया जाता है तो हम या तो करने वाले की क्रेडिबिलिटी पे सवाल कर देते हैं या फिर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये बड़े आम हमारे यहाँ रवैये हैं जो बड़े नॉर्मलाइज हो चुके हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आकर हम इस बारे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब एक तरफ तो नौजवानों के पास पूरी दुनिया का एक्सपोजर है उनके इंटरनेट के ज़रिए, और दूसरी तरफ इस नौयत की मॉरल पुलिसिंग हो रही है। तो अब वे आउट क्या है इसके बीच में, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही है हमारे यहाँ जो माशरती समाजी मसाइल हैं उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाता है और किस तरीके से किया जाना चाहिए। किबला याद साहब, अब जो बात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो आप वहाँ पे मौजूद ही थे, उन्होंने तलाक के हवाले से उन्होंने अपना भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की ज़िंदगी बड़ी उसके बाद ख़राब हो जाती है। लेकिन अब इसके ऊपर जो लोग समझते हैं इन मामलात को और इनकी साइकी को और इनके असरात को, वो ये बात कहते हैं कि अगर तलाक का रुझान बढ़ रहा है तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको वेस्ट के साथ, कल्चर के साथ जोड़ा, लेकिन एक एब्यूजिव मामलात के अंदर अब लोगों को अवेयरनेस आई है कि अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो उसमें से किस तरीके से निकला जाए। तो इतनी अहम शख्सियत, और इसमें यह भी कहना और मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मज़हब में इसको बहुत नापसंदीदा अमल करार दिया गया और हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन जैसा जैसे इवॉल्व होता है, वक्त आगे बढ़ता है, तो चीज़ें भी बदलती हैं। अहम शख्सियात का विक्टिम ब्लेम कर देना और ये तासुर देना कि
कि जैसे अनहैप्पी मैरिजेस तो कुछ होते ही नहीं है, उसके पीछे कोई घरेलू तशद्दुद का आंसर नहीं हो सकता, या ऐसा नहीं हो सकता, तलाक हो रही है तो वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा है। तो इससे कितना इस पूरी सूरत हाल को नुकसान होगा? और इन स्पेसिफिक अगर मैं पूछना चाहूँ, क्या वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो लोगों को पनाह दें? स्टेट का ये काम नहीं है कि अगर इस तरह हो भी रहा है तो आपके पास वे आउट है, आप सारे पाकिस्तानी शहरी हैं और आपकी मदद करेगी स्टेट? बिल्कुल, वो तो मैंने बार बार यही कहा कि पॉलिसियों की तरफ आना चाहिए, कि हमारी बाकायदा एक पॉलिसी हो। मसलन अब एक पॉलिसी जो वजारत मज़हबी उमूर ने बनाई और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास उसको भेजा गया, वो ये है कि स्टेट की पॉलिसी गैर मुस्लिमों के साथ कैसी होनी चाहिए। अब इस किस्म की पॉलिसियाँ बने और फिर उन पॉलिसियों को बाकायदा मुआशरती हकीकतों के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए मेंबर महराब का इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए मीडिया उसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए। जो हमारे पास टीचर्स हैं और वो लाखों की तादाद में है जी, और हर गली में, हर मोहल्ले में, पहाड़ की चोटी पे उनकी ट्रेनिंग्स की जाए, ताकि इस तरीके से हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी तरबियत हो। अब ज़ाहिर है ये बात तो ज़रूरी है कि ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल एट देयर विल छोड़ दें। यकीनन ये इस नस्ल की ज़िम्मेदारी है कि उनको ये समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से हमारे तारीख़ी सकाफ़ती रवैये हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ये होता रहा है। मसलन हम आप देखें कि मसलन तुर्की के लोग देखें तो उनके रवैये मुआशरती कैसे हैं, किस तरीके से वो उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। मलेशिया के लोग हैं, तो यह जाहिर है कि अब जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें हमने कौमों से सीखना है, और ये सीखने का अमल जो है ये एक हमागीर अमल है। इसमें हमने निसाब को, इसमें हमने स्कूलों को, कॉलेजेस को, तालीमी इदारों को, मेंबरों महराब को, मीडिया को, स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब तमाम का जो इस्तेमाल है, उनकी यूटिलाइजेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो मजहबी माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से हम मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया भी अगर हो तो शायद यकीनन, और फिर सियासतदान भी जब बात करते हैं तो वो मद्देनज़र हमें नहीं नज़र आता कि रखा जा रहा है उसको, और ये यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। पराचा साहब, अब मैं चाहूँगी आप ज़रा हमें कल्चर के हवाले से भी समझाएं इन मामलात को, आप बहुत बेहतर तरीके से। कल्चर तो हम देखते हैं कि इवॉल्व होता रहता है। अब जिस तरीके से दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है तो बहुत सी चीज़ें हैं जो गोरों ने हमसे अडॉप्ट कर ली। आप हमें गोरा अचार खाता हुआ भी नज़र आता है, और यहाँ या मिडल ईस्ट में ख़वातीन जीन्स पहने हुए भी, या लोग आमतौर पे उस तरह का लिबास पहने हुए भी नज़र आते हैं। तो मुस्बत चीज़ें भी तो सीखी जा सकती हैं, टॉलरेंस की बात भी तो की जा सकती है। जब हमारे यहाँ बात की जा रही है कि हम चाहते हैं टूरिज़्म प्रमोट हो, तो वो लोग आएँ तो हमारे लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त हों, वो क्यों नहीं हमारे हुक्मरानों के या जो अहम शख्सियात हैं उनकी प्रायोरिटी के ऊपर होता टॉलरेंस की बात करना? देखिए, जब हर चीज आप पॉलिटिसाइज कर देंगी ना, अब पॉलिटिक्स तो बिल्कुल ही प्रैग्मेटिक चीज है, जो सेल्फ इंटरेस्ट में होगा पॉलिटिशियन के वही करेगा। अगर सेल्फ इंटरेस्ट में उनके कोई भी पॉलिटिशियन हो, सेल्फ इंटरेस्ट में ये है कि वो बोले सबको घर पे बैठ जाएं औरतें, तो वो वही कहेगा। अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट में किसी के है कि नहीं बैठे हैं, वो बाहर निकल सकती है, तो हो जाएगा। देखिए, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दीज थिंग, ये उसके अबव होनी चाहिए इसकी पॉलिसीज। दूसरी बात कल्चर है मुस्तकिल। अगर आप देखें, बड़े ऐसे हमारे यहाँ जजमेंट्स भी आती हैं कि फलां जगह से म्यूजियम से ये हटा दें, हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं है, फलां ये न्यूज़ हमारे कल्चर पर। लेकिन किसी ने कभी क्लियरली डिफाइन नहीं किया पाकिस्तान का कल्चर है क्या। ठीक है, पाकिस्तान का कल्चर है क्या, ये वो डिफाइन कर भी नहीं सकते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कल्चर सिंपल एक डाइवर्स सोसाइटी है जिसके अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं। वी शुड एम्ब्रेस देम, चाहे वो रिलीजियस कल्चर्स हों, चाहे वो एथनिक कल्चर्स हों, बहुत सारे कल्चर्स हैं। वी शुड एम्ब्रेस देम एज लॉन्ग एज कि उनकी वजह से कोई सीरियस इश्यूज नहीं क्रिएट हो रहे। ठीक है, और देखें मसला ये है कि वही मैंने कहा कि कल्चर हर कोई करता है, लेकिन कोई समझा नहीं सकता। ये कहना जी हमारा कल्चर जो है वो इस्लाम है। देखें, इस्लाम तो कल्चर, जैसे इन्होंने कहा कि वो तुर्की में भी है, इजिप्ट में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है। और मैं एक बार ये चीज कहता हूँ कि हमारे तरफ कुछ अजीब तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अगर आप देखें, आप सऊदी अरेबिया तक चले जाएं, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी अब थोड़ा खुल रही है, लेकिन हमें ज्यादातर कंजर्वेटिव, बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी रही। उनसे पहले सऊदी जो होगा, सऊदी मुसलमान, वो अपने आप को सऊदी पहले कहेगा। मुसलमान तो जाहिर है वो पैदा हुआ था। तुर्की से बात करें, वो अपने आप को टर्किश कहेगा। इजिप्ट, आप इजिप्टियन मुसलमान होगा, इजिप्शियन कहेगा।
यहाँ 2 स्टडीज हो चुकी हैं, 2009 में एक हुई थी शायद लास्ट, उसमें पाकिस्तानी अपने आप को मुसलमान पहले कहता है और फिर पाकिस्तानी कहता है। मैं ये नहीं कह रहा इसमें कुछ चीज गलत है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग इन डिफाइनिंग व्हाट आवर कल्चर इज एंड व्हाट आवर नेशनल आइडेंटिटी इज। हमें बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ करनी है। अपने आप को पहले पाकिस्तानी कहना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने पता नहीं क्या बना दिया इसको कि नहीं जी हम देखें। वो जो स्टडी थी 2009 की, उसमें पाकिस्तानियों ने जो लोगों ने अपने आप को पाकिस्तानी पहला, उनमें से ज्यादातर मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ग्रुप्स के थे, क्रिश्चियंस थे, हिंदू थे, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी ग्रुप्स, वो अपने आप को पहले पाकिस्तानी कह रहे थे। बाकी ऐसे बहुत पाकिस्तानी रहे जिन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहा, बिकॉज उनको ये कह दिया गया था कि जी आप जो हैं आप एक बड़ी इमेजिनरी उम्मा का हिस्सा हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि यार हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना कल्चर नहीं क्रिएट, बिकॉज हमें डर लगता है, हमें डाइवर्सिटी से डर लगता है। तकरीरों में हम डाइवर्सिटी को बहुत कहते हैं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हमें डर लगता है डाइवर्सिटी से, ठीक है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करते डाइवर्सिटी को। अभी भी जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो सिंगल नेशनल करिकुलम हो जाए, अब कुछ फॉर एग्जांपल देखें, अच्छी बातें भी हैं सिंगल नेशनल करिकुलम की, उसकी नीड भी है, हर मुल्क में होता है, लेकिन आप किताबें देखें, चलो लेट्स जस्ट टेक वन पॉइंट, वहां बच्चियों को, सब छोटी बच्चियों को हिजाब में दिखाया, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन क्या आप कह रहे हैं जो छोटे बच्चे, जो छोटी बच्चियां जो हिजाब नहीं पहनती, वो जब ये किताब पढ़ेंगी, क्या आप उनको बताना चाह रहे हैं बेटी आपने हिजाब नहीं पहना, आपके वालिदा ने आपको हिजाब नहीं पहनाया तो आप गलत हैं, कम मुसलमान हैं? मतलब देखिए ना, इस तरह के जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इल्यूजन्स या आइडियाज डालना, ये गलत है। अगर आप डाइवर्सिटी मानते हैं ना, तो सही तरह डाइवर्सिटी देता है। जो मल्टीकल्चरल यूरोपियन सोसाइटी जब क्रिएट हुई थी, तो उनके आप पोस्टर्स, ब्रोशर्स देखिए क्या होते हैं, उसमें हिजाब वाली भी होती है, उसमें जीन्स वाली भी होती है, उसमें मौलवी साहब भी होते हैं, उसमें एक सेक्युलर लाइफस्टाइल लिबरल भी होते हैं, ठीक है ना। वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट इस तरह किया जाता है, एज लॉन्ग एज उनमें से कोई मेजर थ्रेट नहीं है, स्पेशली स्टेट को एंड देन सोसाइटी को। तो आप पहले अपने माइंड को क्लियर करें कि पहले समझ लें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो आप क्लियर हो जाएगी ना बात, फिर आई थिंक हम बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। आप पहले कल्चर को डिफाइन कर लें, आप क्या हैं, ठीक है, फिर अपनी नेशनल आइडेंटिटी को डिफाइन कर लें क्या है, ठीक है। और फिर जब आप डाइवर्सिटी कहते हैं, तो प्लीज पहले समझ लें डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, और आपको कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे जो आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाएंगे, लेकिन यू विल हैव टू डू इट। तकरीरों से बात नहीं होगी। किबला साहब, आखिर में फिर इसी चीज़ के ऊपर मैं जिस तरीके से इसी को हम इसी पे कंक्लूड कर लेते हैं कि कल्चर एक तो आपकी नज़र में क्या है, और दूसरा ये कि दूसरे कल्चर्स को डाउन प्ले करना, उनके बारे में इस तरीके से कहना कि उनकी वजह में से मसाइल हमारी तरफ ये आ रहे हैं, उसके क्या नताइज हो सकते हैं। और फिर ख़ास कॉमेंट अपना इस पर भी कीजिएगा कि जो हमारे यहाँ सियासी तौर पर रुझानात आजकल पाए जाते हैं, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, क्या ये सारा कुछ इसी क्राइसिस का नतीजा है जिस पे पूरे प्रोग्राम में हमने बहस की है? देखें, कल्चर तो एक बहुत अमूमी लफ्ज़ है, जिसमें हमारा उठना बैठना, हमारा रहना सहना, हमारी शादी ब्याह, मौत के लिए जो हमारे रसूमात हैं, ताज़ियत है, ये सारी चीज़ें जो हैं, खाने पीना, ये सारी चीज़ें ये कल्चर में आ जाती हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हर बंदे का या हर इलाके का अपना कल्चर होता है, उस कल्चर का हम एहतराम करें। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो किसी दबाव के नतीजे में एक कैफियत पैदा हो जाती है, तो अगर वहाँ पे कोई मसला है तो उस मसले से अपनी कौम को महफूज रखना, या अपनी कौम को ख़बरदार करना कि वो अपने आप को इससे महफूज करे, तो इसमें तो मुझे कोई कबाहत नज़र नहीं आती। मसलन अगर कोई मुआशरा जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा मुआशरा उस किस्म की सूरत हाल से दो चार ना हो, क्योंकि ड्रग जो है ये कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये कुछ मसाइल ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, या कोई और एक माशरती बुराई जो है वो वहाँ पे पनपना शुरू हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब मसलन मैं आपको मिसाल दूँ कि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला के साथ,
तो वहाँ पे आज से 10-15 साल पहले तो इस बात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि मोटरसाइकिल पे या आप अपनी बेटी को अपने साथ बिठाएं या अपनी बीवी को अपने साथ बिठाएं या अपनी बहन को। अब वक्त बदल गया है, अब वहाँ पे आज़ादाना तरीके से मेरा ये सवाल भी था, क्योंकि वक्त बदल गया है तो कल्चर्स तो आपस में कनेक्ट, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बच्चे बैठ के साउथ कोरियन सीजन्स देख रहे हैं, तो वो तो कल्चर तो किसी ना किसी तरह अडॉप्ट करेंगे, तो उनको रोका तो नहीं जा सकता। ये तो इसका देखें तरीका ये है, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आप मुतबादिल उनके सामने रख दें। अब मसलन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कार्टून्स की बात की और उन्होंने ये कहा कि कार्टून्स का असर होता है बच्चों के जहन के ऊपर, लेकिन हम कार्टून्स को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने तौर पर बेहतर कार्टून्स तो बना सकते हैं ना, कि जिसमें आइली निज़ाम की बेहतरी की तरफ लोगों को लाया जाए, बच्चों को लाया जाए, माँ बाप की इज़्ज़त की तरफ अपने बच्चों को लाया जाए। जिस तरीके से हमारा माशरती ख़ानदान और माशरती यूनिट जो है कि मसलन सोशल मीडिया की वजह से बेगम और खावन के दरमियान बातचीत नहीं होती, भाइयों और बहनों के दरमियान बातचीत नहीं होती, तो कोई ऐसी सूरत तो बनानी चाहिए कि हम करीब हों, तो वो कुर्बत जो है वो महज जिस्मानी ना हो बल्कि जहनी भी हो। हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें, हम ये फैसला करें कि मसलन 1 घंटा 2 घंटे जब हम खाना खा रहे हों तो फिर उस वक्त हम मोबाइल को ऑफ रखें या साइलेंट पे रखें। तो ये तरीके तो मुमकिन है ना। इस हवाले से अगर कोई तजवीज़ आ जाए तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं। बिल्कुल नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर किबला अयाज साहब, नदीम फारूक पराचा साहब, आप दोनों तफसीली बात हुई इस अहम मौजू पे जिसमें हम बहुत दिन से बात करना चाह रहे थे। डॉक्टर किबला साहब की गुफ्तगू में ये एक बात पे उनका फोकस रहा कि हकीकी तौर पर रूट कॉज को मसले का समझ कर हल करना इन बातें करने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहम है। और नदीम फारूक पराचा साहब की ये बात भी बड़ी अहम थी कि उन्होंने कहा कि ये नताइज हैं, हमने जिस तरीके से इस मुल्क में हर चीज़ को सियासत ज़दा कर दिया है। और मुझे यहाँ पे एडमिट करना होगा कि इसमें हमारा भी काफ़ी हद तक मीडिया का भी किरदार है कि हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमेशा सियासी मामलात ही होते हैं, समाजी मामलात नहीं होते। इस प्रोग्राम से हमारी कोशिश रहती है इनके ऊपर हम बात करते रहें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।